नमस्कार बच्चों। एमए उत्तरार्ध के 10वें प्रश्न के अंतर्गत हम जैनेन्द्र कुमार की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। फिलहाल हम जिस कहानी का अध्ययन कर रहे हैं वह है एक कैदी। और इस एक कैदी कहानी के पिछले वीडियो में आपने यह जाना कि यह जो कैदी है यह पेशावर भेजा गया था अपनी टुकड़ी के साथ में। और पेशावर में चूंकि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था, इसलिए इस टुकड़ी को, सैनिकों की इस टुकड़ी को वहाँ आंदोलन को दबाने के लिए भेजा गया था। अभी तक यह टुकड़ी आदेश मान रही थी, लेकिन जब इस टुकड़ी ने एक दिल दहलाने वाला दर्दनाक दृश्य देखा, जिसमें एक बच्चा इन सैनिकों की गोली के शिकार हुए पिता के खून से खेल रहा था, और वह बच्चा इतना अबोध था कि न तो उस जगह से उस बालक को कोई हटाने वाला था और न उस पिता पर यह रहम किया गया कि ये इसका बालक इसके सामने ही बैठा है। वह बालक इस दृश्य को समझ नहीं पा रहा था। यह दृश्य देख करके सैनिकों की वह टुकड़ी विचलित हो गई और उसने मन ही मन ये तय किया कि अब वह अंग्रेजों के आदेश पर भारतीयों पर गोली नहीं चलाएगी। टुकड़ी ने अपने मानवीय कर्तव्य को पूरा किया, लेकिन इससे नाराज होकर के उन सैनिकों को बंदी बना लिया गया। और उन्हीं में से एक बंदी जो है वह इस कहानी का पात्र है। पिछली बार हमने इसके कुछ हिस्सों की व्याख्या की थी। आज पुनः हम इसके कुछ हिस्सों की व्याख्या करेंगे। पृष्ठ 27 पर देखिए बच्चों। ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो इन लोगों में ऐसा संकल्प भर दे जिससे कि आदमी की जान लेना, जो इनके रोज का खेल होगा, ये उसी से विरत हो जाएं। जान दे दें पर निहत्थों पर गोली न चलाएं। इन लोगों के मन में धर्म नीति की ही कोई बात गहरी जाकर जम गई होगी। यह एकदम असंभव मालूम होता था। तब क्या राष्ट्र प्रेम इन्हें छू गया? किंतु देश का प्रेम तो अपने मन के गहरे घाव के संस्पर्श के द्वारा प्रेरक बनता है, अन्यथा वह क्या है? तब वह ठेस क्या थी? हम इस अंश की हम व्याख्या करने जा रहे हैं बच्चों। कहानी का भाव आपको पता है, और इस उपर्युक्त ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश का प्रसंग यह है कि लेखक जो है एक राजनीतिक कैदी की तरह से जेल में बंद है, और वह रोज इस कैदी को देखता है, लेकिन यह समझ नहीं पाता कि यह कैदी इतनी दयनीय अवस्था में यहाँ क्यों रह रहा है, जबकि यह स्वयं एक सैनिक रहा हुआ है। और जब लेखक को ये कहानी पता चली कि ये अंग्रेजी सेना का एक सैनिक था, तब लेखक और भी इस बात पर आश्चर्यचकित होता है, और उसका आश्चर्य या उसकी चिंता, उसका चिंतन यहाँ जाहिर हो रहा है। वह इस कैदी के बारे में सोचता है कि ऐसी कौन सी बात थी जो इन लोगों में ऐसा संकल्प भर गई कि इन सैनिकों ने यह सोचा कि यह उन पर, अर्थात भारतीयों पर गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये सैनिक थे और मनुष्य की जान ले लेना इनके लिए रोज का खेल रहा होगा। अर्थात अंग्रेज ऐसी क्रूर सरकार थी और ऐसी दुर्दमनीय थी कि जहाँ कहीं भी उन्हें भारतीयों में जोश दिखाई पड़ता, जहाँ कहीं भी उन्हें भारतीयों में आंदोलन होता दिखता, गोलीबारी का आदेश दे देना उनके लिए कोई कठिन नहीं था।
और यह आदेश उनका इन सैनिकों के द्वारा ही पूरा हो पाता था। इसीलिए लेखक को यहाँ इस बात पर आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण इन सैनिकों ने यह संकल्प लिया कि ये गोली नहीं चलाएंगे, भले ही अपनी जान दे दें। इन लोगों के मन में धर्म नीति की ही कोई बात गहरी जाकर जम गई होगी। अर्थात लेखक को ऐसा लगता है कि जिस समय इन्होंने प्रण किया होगा कि ये अंग्रेज सरकार का आदेश नहीं मानेंगे, उस समय जरूर इनके मन में कोई न कोई धर्म और नीति अर्थात कोई न कोई कर्तव्य की भावना आ गई होगी। कोई न कोई मानवीय पहलू इनके मन में ऐसा आया होगा जिसके कारण इन्होंने तय किया कि अब ये अंग्रेज सरकार की बात नहीं मानेंगे। तब क्या राष्ट्र प्रेम इन्हें छू गया? अब लेखक यहाँ यह सवाल उठाता है कि ये तो अंग्रेज सैनिक थे और ये राजभक्त तो जरूर थे, लेकिन राष्ट्रप्रेमी इनको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता उस समय में जब ये अंग्रेजों की सेना में थे, क्योंकि ये राष्ट्र के ही विरोध में अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। इसलिए लेखक ने यहाँ प्रश्नवाचक लगाते हुए पूछा है कि क्या राष्ट्रप्रेम इन्हें छू गया, अर्थात क्या इनके मन में राष्ट्रप्रेम जागा जो इन्होंने अंग्रेजों की आदेश मानने से मना कर दिया। फिर आगे वे कहते हैं, किंतु देश का प्रेम तो अपने मन के गहरे घाव के संस्पर्श के द्वारा प्रेरक बनता है। अर्थात देश का प्रेम, लेखक कहते हैं, वैसे तो स्वाभाविक होता है, लेकिन इस परिस्थिति में जब कोई सैनिक अंग्रेजों का विरोध करके देश प्रेमी बनना चाहे तो वह तभी संभव है जब उसके मन में कोई गहरा घाव हुआ हो और उस घाव ने उसे यह प्रेरणा दी हो कि वह मनुष्य के हित के लिए काम करे या देश के हित के लिए काम करे। इस प्रकार बच्चों, यह जो प्रसंग है, यह जो गद्यांश है, इस गद्यांश में लेखक यह सोच रहा है कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण उस सैनिक टुकड़ी ने अंग्रेजों का आदेश मानने से मना कर दिया। भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो जैनेन्द्र जी की भाषा बहुत स्पष्ट भाषा है और आसान भाषा है जो हर किसी को आसानी से समझ में आ जाती है। दूसरा एक और गद्यांश देखिए बच्चों, जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं यहाँ पर। यह है बच्चों पेज नंबर 28 पर दूसरे पैराग्राफ देखिए बच्चों। हम लोग चले ही जा रहे हैं। हमने देखा एक छोटी सी दुकान है, वहाँ एक चपटा लकड़ी का तख्त पड़ा है, कुछ कपड़े लटक रहे हैं, कुछ फर्श पर प्रतीक्षा में फैले हैं। उस तख्त पर एक आदमी बिछा हुआ है, पास एक बच्चा बैठा है। बच्चा बरस सवा बरस का होगा। उसने मुंह को लाल रंग रखा है, उसके हाथ भी खून से लाल हैं। बच्चा बहुत खुश है, मानो उसे यह एक बढ़िया खेल मिला है। उसके पास नीचे बिछे हुए आदमी के सीने में 5 जगह गोलियों के गहरे घाव हैं। उनमें से ताज़ा ताज़ा खून बहकर आ रहा है। छाती खुली है और बच्चा उन घावों में बार बार हाथ डालता है और अपने को ही उस लाल लहू से पोत रहा है। वह अपने को इस खूबसूरत और नए रंग से रंगा देखकर प्रसन्न है और ताजे लहू से भर भर कर उन हाथों को कभी अपने मुंह पर फेरता है, कभी अपने कपड़ों पर। फिर अपनी खुशी को नीचे बिछे हुए अपने बाप के साथ बांटने को ललक कर वह खुशी से ताली बजाकर कहता है, अब्बा अब्बा। हम चल रहे थे और चलते ही रहे, मानो हमने कुछ नहीं देखा।
पर फिर भी दिखा ही। देखा कि वह आदमी अभी मरा नहीं है, मरने वाला है। उसमें सांस है, क्योंकि लहू रह लह कर अधिक रिस उठता है। बालक हंसकर हाथ की ताली बजाकर कहता है, अब्बा अब्बा, और बड़े उल्लास के साथ बाप की छाती से के जख्मों में हाथ डालकर ताजे गोश्त के छिछड़े मुट्ठी में लाकर द्विगुणित उत्साह से चिल्लाता है, अब्बा अब्बा। अब्बा अपलक बच्चे को निहार रहा है। वह मिनटों का मेहमान है। ध्यान दीजिए बच्चों इस पंक्ति पर। अब्बा अभी जीवित है और वह मिनटों का मेहमान है। वह बालक को खुशी को देखकर खुश है। बालक उसके जख्मों में हाथ डालकर नया गोश्त निकाल कर लाता है। पिता खुश है। वह मर रहा है। उसे अपार वेदना है, पर अपने मुंह से आह निकालने देकर बालक की खुशी को वह नष्ट नहीं कर सकता। मरते मरते वह अपने बच्चे की आनंद की घड़ियों को कम नहीं होने देगा। इसे वह करवट भी न लेगा, न वह आह निकालेगा, क्योंकि इससे बच्चा सहम जाएगा। असह्य पीड़ा में पड़ा बाप निर्निमेष बच्चे को देख रहा है, जो अब्बा के सीने के जख्मों के लहू से अपने को रंग रंग कर प्रसन्नता से चिल्ला रहा है, अब्बा अब्बा। बच्चों, यह प्रसंग पढ़ने में बड़ा अविश्वसनीय सा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटा बालक अपने गोलियां खा कर के लहू बहाते हुए बाप के रक्त से खेले। लेकिन ऐसा जैनेंद्र कुमार जी के अनुसार सच्ची घटना पर आधारित है, जहां एक सैनिक टुकड़ी बगल से गुजर रही है और इस दिल दहला देने वाली घटना को अपनी आंखों से देखकर भी क्रूर होकर के, हृदयहीन होकर के और बगल से गुजर जाती है। और आप उस पिता की पीड़ा की कल्पना करिए, जो यह सोच करके चेहरे पर पीड़ा उभरने नहीं दे रहा है कि आखिर इस बालक को कहीं मेरी पीड़ा का एहसास हो जाए या यह बालक डर जाए। एक और वह पिता है जो बालक की खुशी के लिए अपनी पीड़ा को दबा करके उसे खेलते हुए देख रहा है और अंतिम सांस लेना चाहता है उस बच्चे को मुस्कुराता हुआ देख करके। और दूसरी ओर ये सैनिक हैं जो इस कष्टप्रद दृश्य को देख करके और अमानवीय होकर के सामने से निकल जाते हैं। जैनेंद्र जी की कहानियों में वैसे वर्णनात्मकता बहुत कम देखने को मिलती है बच्चों, लेकिन इस दृश्य में उन्होंने पूरा वर्णन ही किया है जिससे वे ये स्पष्ट कर सकें कि यह दृश्य अपने आप में कितना क्रूर था, जिसने उस सैनिक टुकड़ी के हृदय को परिवर्तित कर दिया। और उन सैनिकों ने यह निर्धारित किया, यह निर्णय लिया कि अब हम अंग्रेजों की बात मानकर अपने ही देशवासियों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। और यह जो दृश्य है, इस दृश्य के चित्रण में लेखक की भाषा आप देखिए बच्चों, कितनी भाव के अनुकूल है। वे कहते हैं, उस तख्त पर एक आदमी बिछा हुआ है। लेटा हुआ नहीं कहा है, पड़ा हुआ नहीं कहा है, बिछा हुआ है। बिछा हुआ क्यों कहा? क्योंकि वह ऐसी अवस्था में वहां गिर पड़ा और अपने आप को संभाल भी नहीं पाया। उस बिछा हुआ शब्द से हमें पता चलता है कि वह कैसी लाचार अवस्था में मरणासन्न होकर के वहां गिरा हुआ है। और लेखक ने बालक की खुशी का उस खून से सने हुए दृश्य के साथ जो वर्णन किया है, वह इस दृश्य की कठोरता को और इसकी हमारे हृदय को
जड़ कर देने वाले, भावाभिभूत कर देने वाले शब्दों में लेखक ने उस दृश्य की विडंबना का, उसके विरोधाभास का चित्रण यहाँ पर किया है। इस प्रकार जैनेंद्र जी की जो भाषा है, वह भाषा यहाँ पर अपने आप में कहानी के बहुत अनुकूल है और ये वे दृश्य है जिसके कारण यहाँ पर वह सैनिक टुकड़ी अंग्रेजों की बात मानने से मना कर देती है।